नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आज बात करेंगे सियासत, सैलाब और साजिश की। पंचनामा में करेंगे इन खबरों का पूरा पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। दिल्ली के निचले इलाके में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। 15 अगस्त से पहले घाटी में आतंकी दहशतगर्दी फैलाने में जुटे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स पर राजनीति अभी भी जारी है। पूरी खबर आगे दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां शिवसेना के शिंदे गुट ने उद्धव गुट के खिलाफ आर पार की लड़ाई का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अब खबर यह है कि मुंबई के दादर में शिंदे गुट अपना अलग शिवसेना भवन यानी शिवसेना का मुख्यालय बनाने जा रही है। दादर में अभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का दफ्तर है, यही अब शिंदे गुट अपना दफ्तर बनाएगा। आपको बता दें कि शिंदे गुट का शिवसेना भवन मौजूदा शिवसेना भवन से करीब 500 मीटर की दूरी पर होगा। दादर में रूबी बिल के पास वास्तु सेंट्रल नाम की बिल्डिंग में मुख्य दफ्तर हो सकता है। अंतिम फैसला सीएम को लेना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी का मुख्य कार्यालय भी दादर में ही होगा। मौजूदा जो शिवसेना भवन है दादर में, वहां से 500 से 600 मीटर की दूरी पर जो रूबी लेन है, वहां पर नया कार्यालय और नया दफ्तर का जो एड्रेस है वो होने की संभावना है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है दादर, उसी इलाके में मुख्य कार्यालय बनाने को लेकर लगभग सहमति जो है पार्टी के भीतर बनती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना भवन दादर इलाके में ही पड़ता है और दादर इलाके में ही एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो भी अपना मुख्य कार्यालय बनाने जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा दे, रूबी लेन में ये वास्तु सेंट्रल बिल्डिंग है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, करीबन 6 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत में अपने पार्टी का दफ्तर बनाने को लेकर लगभग जो फाइनलाइजेशन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जो शिवसेना भवन है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है वो यहाँ से करीबन 500 मीटर की ही दूरी पर है और उसी इलाके में जहाँ पर शिवसेना का इस इलाके को गढ़ माना जाता है, इस इलाके के जो विधायक है सदा सरवणकर, वो फिलहाल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। और उनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक मुंबई ही नहीं तो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में पार्टी का दफ्तर बनाया जाए, उसको लेकर पार्टी जो है वो अलग अलग लोकेशन देखती हुई खोजती हुई दिखाई दे रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है वास्तु सेंट्रल, इस बिल्डिंग में लगभग ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर नया पार्टी का दफ्तर जो है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई के जो सिद्धि विनायक मंदिर है ये भी दादर इलाके में ही पड़ता है, प्रभा देवी इलाके में पड़ता है, वहां पर भी एक लोकेशन देखी गई है। और इसके अलावा शिवसेना भवन के बिल्कुल ठीक सामने कोहिनूर मिल है, वहां पर भी अगर जगह मिलती है तो उसको भी एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। हालांकि फिलहाल कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक इस लोकेशन को लेकर लगभग सभी नेता जो है वो सहमत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो नई शिवसेना जिस पर वो दावा करते हुए दिख रहे हैं उसके वो प्रमुख नेता है, लिहाजा आखिरी मोहर वही लगाएंगे कि पार्टी का कहाँ पे कार्यालय जो है वो होना चाहिए। लेकिन दादर इलाके को इसलिए भी चुना जा रहा है क्योंकि मुंबई का ये एक सेंट्रली लोकेटेड इलाका है। शिवसेना की इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ रही है और अधिकतर जो शिवसैनिक है जो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से हमेशा मुंबई में पार्टी के काम के सिलसिले में जब मुंबई पहुंचते तो उनको ये इलाका जो है वो जाना पहचाना है, क्योंकि शिवसेना भवन इसी इलाके में था। तो लिहाजा इसी इलाके में पार्टी का कार्यालय हो ये लगभग तय माना जा रहा है और इसीलिए इस जगह को लगभग फाइनलाइज करने की आखिरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और रौनक कुकड़े खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और रौनक, देखिए सवाल ये कि मौजूदा जो शिवसेना भवन है दादर में, उससे सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर जो शिंदे गुट बनाने जा रहा है ये नया भवन, क्या इसके जरिए कुछ खास संकेत देने का प्रयास है?
जी देखिए, मुख्य तौर पर आर पार की लड़ाई तो उस वक्त ही अखिलेश शुरू हो गई थी जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने बगावत कर डाली थी। लेकिन दादर में शिवसेना भवन बनाने की जो रणनीति आकी गई है वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि ये जो इलाका है, जो गढ़ माना जाता है, वो गढ़ भी अब अपने पास जो है वो अपने पाले में लाने की कोशिश एकनाथ शिंदे और उनके कैंप की दिखाई दे रही है। इसीलिए शिवसेना भवन की तस्वीरें आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं और यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर जो है वो नया कार्यालय एकनाथ शिंदे बनाते हुए दिख रहे हैं। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसकी पीछे की जो रणनीति बताई जा रही है वो यही है कि ये जाना पहचाना इलाका है। शिवसैनिक जो है वो बड़ी संख्या में इस इलाके को जानते हैं, लिहाजा इसी इलाके में कार्यालय हो तो जो चुनौती देने की बात है वो दी जा सकती है और इसीलिए इस जगह का फाइनलाइजेशन जो है वो आखिरी इस पे बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर आखिरी मोहर लगाएंगे। जी अखिलेश, तो क्या उद्धव गुट की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर देखने सुनने को मिली है? जी देखिए, सदा सरवण को जो इस इलाके के विधायक है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, ये बात सही है, आप उसे शिवसेना भवन कहे या शिवालय कहे, नाम आपको तय करना है, लेकिन हमारी पार्टी का मुख्यालय जो है इसी दादर इलाके में होने जा रहा है। उसके लिए 2-3 लोकेशन देखी हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अखिलेश, रौनक, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने सदा सरवणकर का जो जिक्र किया वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिस तरह से शिवसेना का सेना भवन दादर में है उसी तरह से एक प्रति सेना भवन शुरू करने की तैयारी शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ विधायक सदा सरवणकर जी है। एक प्रति सेना भवन, एक ऑफिस होगा जहां पर जो सीएम रहेंगे उनको मिलने के लिए वो कार्यालय बनाया जाएगा। किस तरह से ये कार्यालय होगा? एकनाथ जी शिंदे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई की जो जनता है उनका बहुत विश्वास उनके ऊपर है और वो चाहते हैं कि मुंबई की जो कठिन समस्या है ये वो हल हो और उसके लिए बहुत लोग उनको मिलना चाहते और एकनाथ जी को मिलने के लिए एक कार्यालय की आवश्यकता है। वो कार्यालय हम लोग दादर में बनाने का सोच रहे हैं। जल्दी ये कार्यालय बन जाएगा। इसे प्रति सेना भवन कहा जा रहा है। जिस तरह से शिवसेना भवन दादर में है, सेंटर पॉइंट है, उसी तरह से अब दादर में भी सीएम को मिलने के लिए इस तरह का कार्यालय बनाया जाएगा, इसलिए इसे प्रति सेना भवन कहा जा रहा है। उसी तरह से होगा जिस तरह से सेना भवन में लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं। शिंदे साहब के पास लोग मिलने तो जरूर आएंगे और वो जो मिलने के लिए आएंगे उनको सब सुविधा वो कार्यालय में मिलना चाहिए। इस ढंग का एक बहुत बड़ा कार्यालय रहेगा। उसको नाम क्या देना है वो आपको देना है। हम तो देखिए, बीजेपी से अलग होने के 3 दिन बाद नीतीश कुमार ने अलग होने के बड़े कारण से पर्दा उठाया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के लिए उन्होंने 4 मंत्री पद मांगे थे, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं मानी और वहीं से बात बिगड़ी और फिर उन्हें धोखे में रखकर आरसीपी सिंह ने बीजेपी से डील की। बीजेपी के इस कदम से उनकी पार्टी में टूट का डर था और इसीलिए नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की वजह से एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार। नीतीश ने केंद्रीय कैबिनेट में 4 पद मांगे थे, लेकिन ये बात उनकी नहीं मानी गई। मांग पूरी नहीं होने पर बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। इतना बड़ा, अब उसमें तब बात होता ना। हम तो शुरू में कह दिए थे, एक का नहीं कह रहे थे। आपको तो मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है ना जी। जैसे ही हुआ था 19 में आकर के आप लोगों ने हमको एयरपोर्ट पर ही पूरा पूछ लिया था और हमने बता दिया था कि हम लोगों ने तय कर दिया। उनका भी 17, हमारा भी 16 और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमारा एगो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हम लोगों ने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं है। नहीं किए और वो आके अपना उसको बना दिया अध्यक्ष, तो अपनी मर्जी से हो गया। अब कौची कहते उसको, जब हम अध्यक्ष बना दिए और तब कहा कि बन गया कि ठीक। जब बन गया तो हमने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष पद। तो 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर महाभारत शुरू हो गई है। 2024 के चुनावों में विपक्ष के पीएम के चेहरे पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दल अपने अपने नेताओं को पीएम का चेहरा बताने में जुटे हैं। देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकते हैं। 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं,
मेरे को क्या गारंटी है, समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? ये चेहरा वर्सेस चेहरा की लड़ाई नहीं है, मुद्दे वर्सेस मुद्दे की लड़ाई है। हालांकि नीतीश कुमार को लगता है कि वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह मंत्रिमंडल करेंगे। लेकिन बीजेपी इसे विपक्ष का भ्रम बता रही है। इस जन्म में तो नहीं, अगले 7 जन्म तक जो ये स्वभाव उनका है उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगले 7 जन्म तक वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। विपक्ष के पीएम इन वेटिंग लिस्ट की बात करें तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी समय समय पर सामने आता रहता है। और इस बीच सोनिया गांधी से मिले हैं तेजस्वी यादव। माना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप को लेकर दोनों में बात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। कि रोजगार कब दोगे, कब आप बेरोजगारी मिटाओगे, 10 लाख का क्या होगा, जो असल मुद्दा है। अब भाजपा के लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि रोजगार का क्या हुआ, यानी हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही तो ये हमारी उपलब्धि है। और रोजगार के बारे में चिंता मत कीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि सब काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और यही नहीं, आप समझ लीजिए रोजगार के बारे में जो कहा है वो होगा। और देखिए उधर नीतीश और बीजेपी के बीच जंगल राज पर जंग छिड़ गई है। बिहार में बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं और इस बढ़ते अपराध के ग्राफ पर बिहार की नई नवेली महागठबंधन सरकार मुश्किल में फंस गई है। बीजेपी के मंत्रियों से लेकर प्रवक्ता सब नीतीश सरकार को जंगल राज रिटर्न्स की उपमा दे रहे हैं, जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म हो गई है। हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स लगाएगा, कुछ अंड पंड बोलेगा तो उसको पार्टी को कुछ फायदा होगा नहीं। आप जानते नहीं या देख नहीं रहे, जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका। उधर ममता के करीबी अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी से सड़क पर सियासी जंग छिड़ गई है। ममता के करीबी अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। बीजेपी अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी का जश्न मना रही है, तो वहीं टीएमसी ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की ये तस्वीरें बांकुरा जिले की हैं, जहां बीजेपी सांसद सौमित्र खान की अगुवाई में जश्न मनाया गया। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़ा आतंकी, सहारनपुर से जुड़ा आतंकी मोहम्मद नदीम सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में नदीम ने बताया कि उसे जैश की ओर से नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सहारनपुर से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़ा बताया जाता है मोहम्मद नदीम सहारनपुर से पकड़ा गया। पूछताछ में नदीम ने यह बताया कि उसे जैश की ओर से नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था, यानी नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश ये लोग रच रहे थे। सहारनपुर से यह संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। नुपुर की हत्या की फिराक में था यह आतंकी। आज की तारीख है 12 अगस्त। आज से ठीक 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान को 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की तारीख तय हुई थी 15 अगस्त की। इसी के मद्देनजर एबीपी न्यूज आज से शुरू कर रहा है 75 घंटों की नॉन स्टॉप पेशकश। भारत की गुलामी के आखिरी 75 घंटों में क्या क्या हुआ, किस तरह 75 साल पहले हर घंटे बदलती गई इतिहास की तस्वीर। 1947 में इस समय क्या हुआ था, आइए आपको लेकर चलते हैं आजादी ब्रेकिंग वॉल पर।
अगस्त 1947 की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। तब इस वक्त जो बड़ी खबर आई थी देश की आजादी से जुड़ी हुई, रेडक्लिफ ने जैसे ही फाइनल मानचित्र का तब ऐलान किया था, वैसे ही दोनों नए देशों से लोगों के पलायन का सिलसिला फौरन शुरू हो गया था। भारी तादाद में लोग आसपास के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर इकट्ठा होते दिखाई दे रहे थे। देश के विभाजन का दर्द तब नजर आ रहा था। आजादी के जश्न पर वो भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। कई इलाकों से तब हिंसा की सूचनाएं मिलने लगी थीं। मानचित्र की आखिरी शक्ल, जी हां, 17 अगस्त को दिखेगी, तब यह कहा गया था, लेकिन उससे पहले ही ज्यादातर लोग अपने अपने जमीन से बेदखल होने को तैयार बैठे नजर आ रहे थे। जी हां, वो विभाजन की त्रासदी तब देखने को मिल रही थी। आजादी ब्रेकिंग में इस वक्त इतना ही। बहुत जल्द फिर लेकर मौजूद होंगे 1947 आजादी के नए अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज। 75 साल पहले आजादी के 75 घंटे लाइव देखिए। क्या कर रहे थे गांधी, क्या बोल रहे थे नेहरू, क्या लिख रहे थे पटेल, क्या सोच रहे थे जिन्ना। असली खबरें असली वक्त में कैसे आ रही थी सामने। एबीपी न्यूज पर देखिए लगातार 75 घंटे। 1947 आजादी ब्रेकिंग 11 से 15 अगस्त लगातार सिर्फ एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।